नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय डॉक्टर राकेश पाठक सर। स्वागत और अभिनंदन। आज एक ऐसा वीडियो सामने आ गया, इस वीडियो ने पूरे सिस्टम को निर्वस्त्र कर दिया। वीडियो सुप्रीम कोर्ट की उस चीफ जस्टिस का है जो 2027 में, क्षमा चाहेंगे, उस जस्टिस का है जो 2027 में चीफ जस्टिस बनने की प्रबल दावेदार है। उन्होंने कहा कि इस देश की संवैधानिक संस्थाएं, खास करके उन्होंने चुनाव आयोग को सम्मिलित किया। और ये उन्होंने क्यों किया? जो आपने देखा कि बीते 2-3 दिन पहले चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट का जो घालमेल हुआ है, वो कई जजों को नापसंद आया है। सर्वोच्च अदालत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सीधा सीधा उस पूरे सिस्टम को गड़बड़ाने का आरोप ममता बनर्जी पर मढ़ दिया है, वहां की सरकार पर मढ़ दिया है। जबकि जब चुनाव आयोग की आचार संहिता होती है तो उस राज्य का पूरा सिस्टम चुनाव आयोग के अंतर्गत होता है। चुनाव आयोग ही कानून व्यवस्था देखता है, चुनाव आयोग अधिकारी नियत करता है। और जो 500 से कुछ ज्यादा 525 है या 535 अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है, उसमें से 485 अकेले बंगाल में। तो जस्टिस बीबी नागरत्ना हमेशा अपने फैसलों, हमेशा अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहती हैं। तो उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में एक सम्मेलन में बोलते हुए कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उसे संविधान के दायरे में काम करना चाहिए, यानी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। तो कहीं न कहीं उन्हें लगा होगा कि चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी से इवट कर रहा है। पहले तो ये वीडियो सुन लीजिए। Elections in India are not merely periodic events. They are a mechanism through which political authority is constituted. Our constitutional democracy has amply demonstrated smooth changes in government due to elections being held on a timely basis. Control over the process is, in effect, control over the conditions of political competition itself. In TN session, the Supreme Court said that the Election Commission is a constitutional authority of high significance, entrusted with ensuring the integrity of election. The concern here again is structural. If those who conduct elections are dependent on those who contest them, the neutrality of the process cannot be assured. सर, आपने वीडियो सुना, कैसे समझ रहे हैं इस बयान को? क्योंकि जब 5 राज्यों में चुनाव हो और इस तरीके का बयान आए तो फिर सब कुछ ठीक नहीं है। देखिए शिव कुमार जी, सब कुछ ठीक तो हमारे देश में पिछले 10-12 साल से नहीं। सारी एजेंसियां, सारे विभाग, केंद्रीय जो स्वायत्त शासी संस्थाएं हैं, वे सब कुछ सरकार की चेरी बन गए हैं, सरकार के शूटर के रूप में काम कर रहे हैं। जैसे एनआईए है, सीबीआई है, ईडी है, आईटी है, ये सब लोग चीन चीन कर सरकार को खुश करने के लिए या सरकार के इशारे पर सिर्फ विपक्ष के लोगों को टारगेट करते हैं। ये सब प्रामाणिक रूप से सिद्ध हो चुका है। आंकड़े हैं, सूचना का अधिकार में लगाए गए सवालों के उत्तर हैं, संसद में खुद सरकार के द्वारा दिए गए जवाब हैं, जिनसे यह साबित हो चुका है कि अब तक ईडी ने जितने मुकदमे दर्ज किए, सीबीआई ने जितने मुकदमे दर्ज किए, उसमें 90% विपक्ष के लोगों पर थे। यही हाल केंद्रीय चुनाव आयोग का है। पिछले 10-12 साल में चुनाव आयोग ने जिस तरह काम किया है, उससे ऐसा लगने लगा कि वो भी एनडीए का एक घटक दल है। आप पिछले तमाम राज्यों के विधानसभा चुनाव देख लीजिए, 2019 का लोकसभा चुनाव, 2024 का लोकसभा चुनाव, किस तरह चुनाव आयोग ने, केंद्रीय मुख्य चुनाव आयुक्त ने, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी, उनके सहयोगी दलों, उनके नेताओं की हरकतों पर आंखों पर पट्टी बांध कर रखी
और विपक्ष के नेताओं पर किस तरह आचार संहिता का हंटर चलाया है, ये भी स्वयं सिद्ध है। हाल की घटना बंगाल से जुड़ी हुई है, आपने जिसका जिक्र किया कि वहां कुछ प्राधिकारियों को बंधक बना लिया गया, कार्यकर्ताओं ने, जनता ने घेर लिया। उसको लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस तरह भड़क उठे मानो उनकी पार्टी पर कोई निशाना साध दिया गया हो, किसी ने उनकी पार्टी, मान लीजिए वे किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता हो और उन पर घेरा डाल दिया गया। उन्होंने सीधे सीधे फतवा जारी कर दिया कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी बिगड़ गई है और न जाने क्या क्या कह दिया। पर वे ये प्रवचन देते समय भूल गए कि आचार संहिता लगने के बाद पश्चिम बंगाल या जिस भी राज्य में चुनाव हो रहा है, वहां की पूरी जिम्मेदारी खुद चुनाव आयोग की है। प्रशासन सीधे आयोग को रिपोर्ट करता है, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी से लेकर रिटर्निंग ऑफिसर्स तक सब। अब उस मुद्दे पर आते हैं जो हमारा आज का मूल विषय है कि जस्टिस नागरत्ना जो कुछ कह रही हैं उसका कितना महत्व है। इतना महत्वपूर्ण है कि जिस सुप्रीम कोर्ट से लोग नाउम्मीद हो रहे हैं, जिसकी तरफ देखते हुए जनता पहले ही समझने लगती है कि क्या फैसला आएगा। यह भी बहुत बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट कभी निराश नहीं करता। कोई अपील लगती है, कोई मुकदमा लगता है, लोग समझ जाते हैं कि अगर सत्ता के पक्ष में कुछ होना है तो ऐसा ऐसा फैसला आएगा। अपवाद स्वरूप बीच में एक आध फैसले ऐसे आ जाते हैं। अब नागरत्ना जी ने जो कुछ कहा है वो इसलिए अहम है कि वे भारत की प्रधान न्यायाधीश बनने की कतार में है। ऐसे बयान देती रही, मोदी शाह की सरकार रही तो शायद वे चीफ जस्टिस न बन पाए, ये भी हो सकता है। वे बने या न बने ये भविष्य का विषय है, लेकिन आज उन्होंने जो कुछ कहा कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए, उनका इतना कहना ही इस बात को प्रमाणित कर रहा है, सील ठप्पा लगा दिया है कि जो बात हम और आप कहते आ रहे हैं, जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं, विपक्ष की तमाम पार्टियां कह रही हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं, स्टालिन कह रहे हैं, ममता बनर्जी कह रही हैं, उन आरोपों में इतनी दम है, वे इतने ठोस हैं कि देश की प्रधान न्यायाधीश बनने जा रही न्यायमूर्ति सीधे शब्दों में सार्वजनिक मंच से कह रही है कि चुनाव आयोग कह रही हैं कि चुनाव आयोग की भूमिका सही नहीं है। इससे ज्यादा और क्या प्रमाण पत्र चाहिए। एक और बात है, इसका राजनीतिक परिप्रेक्ष्य भी देख लीजिए। संसद में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ अभियोग आया हुआ है, महाभियोग का प्रस्ताव रखा हुआ है विपक्ष ने। जब उन पर पूरे देश के विपक्ष को भरोसा नहीं है, तब कायदे से, जैसे लोकसभा अध्यक्ष आसंदी पर नहीं बैठे थे अविश्वास प्रस्ताव के समय, पद से मुक्त करने के प्रस्ताव के समय, ऐसे ही केंद्रीय चुनाव आयुक्त को भी तब तक पद पर नहीं बैठना चाहिए, तब तक इस तरह के चुनाव कार्यक्रम घोषित नहीं करना चाहिए जब तक संसद में वो प्रस्ताव विचाराधीन है। हम जानते हैं बहुमत नहीं है विपक्ष के पास, प्रस्ताव पारित नहीं हो पाएगा। उन्हें वैसे ही इतनी इम्यूनिटी मिली हुई है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने कानून बनाकर ऐसे कवच कुंडल उन्हें पहना दिए हैं कि कुर्सी पर रहते और कुर्सी से हटने के बाद भी मृत्यु पर्यंत चुनाव आयुक्तों पर मुकदमा नहीं चल सकता। बताइए शिव कुमार जी, इस देश में प्रधानमंत्री इतना कवच कुंडलधारी नहीं है, उस पर मुकदमा चल सकता है, राष्ट्रपति पर भी चल सकता है पद से हटने के बाद, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों पर सेवानिवृत्त होने के बाद भी केस नहीं चल सकता। गजब का कानून बनाया है, इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी है। मोदी सरकार ने इतनी सुरक्षा, ऐसा कवच, ऐसा जरे बख्तर क्यों पहना दिया है जिसे भेदा नहीं जा सके। इसका उत्तर यह है, इसलिए पहनाया है, इसलिए कर्ण जैसे कवच कुंडल पहना दिए हैं, क्योंकि उन्हीं के जरिए तो सत्ता तक पहुंचने के सारे ठटकर्म हो रहे हैं। चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्तों के इस्तेमाल से ही तो बीजेपी हर बार चुनाव में अपनी मनमर्जी चला लेती है।
इसलिए उन्हें सुरक्षा दी गई है कि तुम हमारे लिए कुछ भी गलत करो, तुम्हारा बाल बांका नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा होगा हुजूर हम रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद क्या होगा? तो हुजूर ने कहा चिंता मत करो, हम उसके बाद के लिए भी तुम्हें ऐसा सिर से ऊपर से नीचे तक का हेलमेट पहना देंगे। वो सुरक्षित रहोगे। प्राचीन काल में राजा लोग युद्ध लड़ने जाते तो एक पूरा जिरह बख्तर पहनते थे, उस पर कोई तीर नहीं चल पाता था, लोहे का एक समझ लीजिए ऊपर से नीचे तक शिरस्त्राण कहते हैं हेलमेट को, वो बाकी का पूरे शरीर पर वे लोहे की एक ऐसी ढाल होती थी पूरे शरीर पर, वैसी ढाल नरेंद्र मोदी ने चुनाव आयोग को दे दी है। जी सर, ढाल दे दो या भेड़िए की खाल दे दो जिसमें छिप कर आप कुछ भी करते रहो। बिल्कुल। देश का जनमानस जब उस खाल को उधेड़ने पर आएगा तो बड़े बड़े अच्छों की उधेड़ दी। आपने तो राजीव गांधी का वो 414 सीट का भी सल्तनत देखी है। आपने देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, तीन बार अटल बिहारी वाजपेयी, हाँ, बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह की सरकार भी देखी। लेकिन मौजूदा दौर में जो सवालों का क्रम तोड़ा जा रहा है, जैसे आज ही इस वीडियो पर अब तक टीवी पर डिबेट क्यों नहीं हुई? इस इतने भयंकर आरोप के बाद अगर ये आरोप ये लगा होता कि कांग्रेस जबरदस्ती संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करती है तो मुझे लगता है कि 2-4 पत्रकार टीवी से बाहर आ जाते अब तक सवाल करते करते कि भैया तुम भी बताए जाओ। और कभी कभी सर खतरा लगता है, वो इतने ताव में होते हैं तो टीवी से हटना पड़ जाता है कि ये कहीं निकल के सामने आने जाए कूद के तो फिर हम किधर जाएंगे, तो हटना भी पड़ जाता है। बिल्कुल सर, नागरत्ना जी का सवाल ये नहीं है कि चुनावी व्यवस्थाएं गड़बड़ है, वो सीधा सवाल करती नजर आ रही है कि संवैधानिक संस्था अपना दायरा ठीक नहीं है, उसका वो गलियारा ठीक नहीं है जिससे गुजर रहा है। और उसके बावजूद हमारे चुनाव आयुक्त तो साहब ज्ञानेश कुमार जी कह रहे हैं कि बंगाल में सब कुछ चंगा है, तमिलनाडु में डीजीपी बदल दिया, सब कुछ चंगा है, लेकिन असम का एक भी अधिकारी भ्रष्ट नहीं है, पंडुचेरी का एक भी अधिकारी खराब नहीं है। तो ये दायरा संकुचित है या बृहद है? जैसे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव रोज लिखते रहे साहब डीजीपी बदल दो, हमारे यहाँ कार्यकारी डीजीपी है, कोई डीजीपी बना दीजिए नया, तो क्यों नहीं बदला गया? देखिए बहुत स्पष्ट है कि चुनाव आयोग भी बीजेपी की मंशा से ही काम करता है, इसलिए मैंने शब्द का इस्तेमाल किया था चीन चीन कर, अंधा बांटे रेवड़ी चीन चीन कर दे। चुनाव आयोग बीजेपी शासित राज्यों में कभी भी उस तरह से काम नहीं करता जैसे गैर भाजपा राज्यों में करता है। आपने असम का जिक्र किया है, संयोग से आज ही कांग्रेस के पवन खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वहां के मुख्यमंत्री और उनकी धर्मपत्नी पर बहुत गंभीर आरोप आए। 3 देशों के पासपोर्ट हैं उनके पास। क्या साहब आप बता रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता है। एक हिंदूवादी मुख्यमंत्री जो हिंदुओं को दिन भर वर्गलाने का काम करता हो, दिन भर मियां टिया सिया की बात करता हो, अब शब्दों से ऐसा नहीं कर सकता है वो भारत के साथ? नहीं कर सकता तो उसे साबित करना है, क्योंकि पवन खेड़ा ने तो पासपोर्ट जारी कर दिए हैं, उनमें से भी मियाओं के देश का पासपोर्ट है। अरे उनकी नहीं, पत्नी के पास। ये फिर आप वैसा ही मनगढ़ंत तो आरोप नहीं लगा रहे हैं क्योंकि लोगों के हम नहीं लगा रहे आरोप, हमारा नहीं शिव कुमार जी, आरोप तो पवन खेड़ा का है। हेमंता विश्व शर्मा ने कहा है कि डिफेमेशन का केस करेंगे, मानहानि का मुकदमा करेंगे। उस खंडन में एक बार भी हेमंता ने यह नहीं लिखा कि उनकी पत्नी के पास 3 पासपोर्ट नहीं है, उनके दुबई में प्रॉपर्टीज नहीं है उनके पास, अमेरिका में एक कंपनी है रजिस्टर्ड, 52,000 करोड़ का बंटवारा उसमें होना है, उनकी पत्नी खुद हेमंता शर्मा, उनके सुपुत्र उसमें डायरेक्टर हैं। हेमंता के खंडन वाले ट्वीट में इनमें से किसी तथ्य का खंडन नहीं है। भारत का कानून यह कहता है कि किसी भी भारतीय नागरिक के पास 2 पासपोर्ट नहीं हो सकते। अगर आप भारतीय पासपोर्ट धारक हैं और आपके पास किसी दूसरे देश का पासपोर्ट है तो आपकी भारत की नागरिकता
स्वतः समाप्त हो जाएगी। और यह अपराध भी है। चुनावी हलफनामे में जिन संपत्तियों का जिक्र नहीं किया हिमंता विश्व शर्मा ने, वो भी अपराध है। हमारे जो नया कानून है, जनप्रतिनिधित्व कानून, उसमें साफ लिखा हुआ है कि हलफनामे में प्रत्याशी को, चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी को, अपने जीवन साथी, पति या पत्नी, उसकी संपत्तियों का भी ब्यौरा देना है। हलफनामे में, फॉर्म में जिक्र करना है। हिमंता ने नहीं बताया कि उनकी पत्नी के नाम से दुबई में फ्लैट है, होटल रूम्स हैं। अगर ये आरोप सही साबित हुए तो चुनाव आयोग की भी जिम्मेदारी है। भूतलक्षी प्रभाव से, बैक डेट से हिमंता के चुनाव रद्द हो सकते हैं, कानून अगर अपना काम करे तो हम जो बात कर रहे हैं कि इतने गंभीर आरोपों के बावजूद चुनाव आयोग जैसी संस्थाएं चुप क्यों रहती हैं? उन्हें उसी राज्य में कानून व्यवस्था की चिंता क्यों होती जहां बीजेपी की सरकार नहीं है? इसलिए होती है कि अब आज की तारीख में चुनाव आयोग बीजेपी के गठबंधन का एक घटक दल जैसा बन गया है। औपचारिक रूप से वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, बाकी काम तो बीजेपी के लिए कर रहा है। सर, और माफ कीजिए, जस्टिस नागरत्ना जी से एक निवेदन और करना है मुझे जी, अगर आपके जरिए उन तक हमारी बात पहुंचे, कि वे चुनाव आयोग की भूमिका पर तो सवाल उठा रही हैं, एक बार सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पर भी बात कर लें। जिस सुप्रीम कोर्ट ने अनिल मसीह जैसे व्यक्ति को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने तत्कालीन अनिल मसीह को लोकतंत्र का हत्यारा कहा था, सजा नहीं दी। क्या सुप्रीम कोर्ट व्यासपीठ जैसा है कि भगवत कथा पढ़नी है, प्रवचन देना है, प्रवचन देकर घर चले जाना है? सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है सजा देना, न्याय करना। जब आपने आसंदी पर बैठकर अनिल मसीह को लोकतंत्र का हत्यारा कहा तो सजा क्यों नहीं दी उसे? ऐसे कितने मामले हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड अवैध है, असंवैधानिक है, समाप्त कर दीजिए। लेकिन जो कृत्य सजा नहीं दी, ये कौन सा न्याय होता है? अगर मेरा आपका कोई काम कानून विरुद्ध माना जाए, हमने कानून तोड़ा हो, तो क्या अदालत हमें सिर्फ इतना कहकर छोड़ देगी, चलिए कोई बात नहीं, आइंदा मत करना? सरकार ने अपराध किया, सुप्रीम कोर्ट की पूर्ण पीठ ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक कहा। संवैधानिक का मतलब है कानून तोड़ा गया। सजा क्यों नहीं दी प्रधानमंत्री को, केंद्र सरकार को, राजनीतिक दलों को? कौन जिम्मेदार है इसका? तो जस्टिस नागरत्ना एक बार न्यायालय के गिरेबान में भी झांक कर देखना चाहिए। उन जैसे लोग और भी हों तो सचमुच में न्यायपालिका के प्रति आस्था बढ़ेगी, भरोसा बढ़ेगा जनता का। लेकिन जिस तरह फिलहाल सुप्रीम कोर्ट काम कर रहा है, जैसे उसने कुछ दिनों पहले असम में वोटरों को 10-10 हजार रुपए, 9-9 हजार रुपए बांटने पर एक शब्द नहीं बोला। तमिलनाडु में वैसी स्कीम उससे रेवड़ियां बांटना लग रही थी, प्रलोभन लग रहा था। तो जब आप इस तरह से भेदभावपूर्ण न्याय करेंगे तो आपके प्रति भी भरोसा कम होगा। तो आदरणीय न्याय नागरत्ना जी, जितना न्यायपालिका से, जितना चुनाव आयोग से आप निष्पक्षता की उम्मीद कर रहे हैं, उतनी ही आशा लोगों को न्यायपालिका से भी है। न्यायपालिका भी निष्पक्ष नहीं रही है। जी सर, इन्होंने जो कहा उसका सीधा सीधा अर्थ है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस वीवी नागरत्ना ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए जिम्मेदार वो प्राथमिक संस्था है। वो जिम्मेदार है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष दिखे, और यदि चुनाव करने वाले ही चुनाव लड़ाने वालों पर निर्भर हो जाएं, तो प्रक्रिया की निष्पक्षता कैसे सुनिश्चित होगी? देखिए, प्रक्रिया की, जी आप देख रहे हैं कि उन्होंने सीधा सीधा ये सवाल कर दिया कि आप निष्पक्ष हो कैसे सकते हो, जब लड़ाने वाले आपके पास सीधे सीधे संपर्क कर रहे हैं और आप अपने हिसाब से उन्हें मैनिपुलेट कर रहे हो। बीजेपी कह रही है वहां अधिकारी हटा रहे हो। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ अलग थलग कहा है, उन्होंने थोड़ा सा उसे डाइल्यूट करके सीधा हमला बोल दिया। देखिए, ये बात इसलिए सिद्ध है कि जब एसआईआर के मुद्दे पर सारा विपक्ष चुनाव आयोग जाना चाहता था, ज्ञापन देना चाहता था,
आयोग तक पहुंचने नहीं दिया। सरकार ने संसद के बाहर निकलते ही सारे विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करके हिरासत में लेकर संसद मार्ग थाने में बिठा दिया। आयोग ने मिलने का समय नहीं दिया। संख्या निर्धारित करने लगे, 3 लोग आ जाइए मिलने, 10 आ जाइए या जितने भी। लंबी फहरिस्त है चुनाव आयोग की कथनी और करनी की। और अभी एक परिपत्र वायरल हुआ था, बीजेपी की सील लगी थी, बीजेपी केरला, कुछ तो अभी खंडन कर दिया। वो तो एक शिकायती पत्र के साथ आया था, संलग्न पत्रक था, गलती से उसमें सील लगी हुई थी। अरे ऐसी गलती मैं 1000 बार शिव कुमार जी हर चैनल पर पूछ चुका हूं। चुनाव आयोग और ईवीएम, ये जब भी गलती करते हैं वो गलती बीजेपी के पक्ष में क्यों दिखाई देती? अटेर में पर्यवेक्षक गई, उन्होंने मॉक ड्रिल कराई मतदान की, बटन दबाया किसी और चुनाव चिन्ह पर, वोट निकला बीजेपी को। आज तक इस देश के इतिहास में जब से ईवीएम मशीन आई है, जितनी बार ये वाली गलती हुई है, मशीन भी बीजेपी के फेवर में ही वोट डालती है गलती से। उसने कभी हाथी के चुनाव चिन्ह पे वोट नहीं डाला कि कमल पर डाला था और हाथी को निकल गया या हाथ के पंजे को निकल गया। किसी भी दूसरे प्रत्याशी या चुनाव चिन्ह को वोट डाला, वो गलती से बीजेपी को निकला। ऐसा क्यों हुआ? एसआईआर पर जब विवाद चल रहा था, जितने ऐसे नाम निकले, एक घर में 100, 500, 600 वोटर, बीजेपी नेताओं का घर। एक व्यक्ति ने 2 या 3 राज्यों में मतदान किया, उंगली दिखाते हुए, जिनकी फोटो और वीडियो आए, वे 100% भाजपा के नेता। तो ये सारी गलतियां सिर्फ बीजेपी के नेताओं के साथ क्यों होती हैं? चाहे मशीन करे या मनुष्य करे, चुनाव आयोग में बैठा हुआ मनुष्य। इसका अर्थ यह है कि चुनाव आयोग पूरी तरह से बीजेपी के इशारे पर नाचने वाली कठपुतली बन चुका है। अभी पश्चिम बंगाल में हजारों एसआईआर के फॉर्म लेकर नाम जुड़वाने वाले पत्रक दिखाई दिए, वीडियो फोटो सब आ गए। एक बार भी किसी और पार्टी के नेता या कार्यकर्ता ऐसी गड़बड़ियों में क्यों नहीं दिखते? इसलिए जस्टिस पीवी नागरत्ना को यह कहना पड़ा कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए। वो प्राथमिक एजेंसी है लोकतंत्र की। देखते हैं उनके इस कहे का कितना असर होता है आयोग पर, क्योंकि आयोग तो बहुत ही चिकना घड़ा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर बस छोटी सी एक टिप्पणी चाहूंगा, अब मोदी, शाह और ज्ञानेश क्या जवाब देंगे? आम जनता जानना चाहेगी। देखिए, ज्ञानेश कुमार भले जवाब न दें, चुनाव आयोग पर कोई आरोप लगता है, बीजेपी के पहले पेट में दर्द होने लगता है। बीजेपी के प्रवक्ता, मंत्री, नेता, उनकी ट्रोल आर्मी चुनाव आयोग के पक्ष में खड़ी हो जाती है, आकर बयान देने लगते हैं, ट्वीट करने लगते हैं। अब भी यही होगा कि आयोग कुछ कहे, उससे पहले बीजेपी उनके बचाव में कूद पड़ेगी। इसलिए मुझे नहीं लगता मोदी, शाह खुद आगे आएंगे, उन्हें जरूरत नहीं है, पूरी पार्टी को उतार देंगे कि जाओ, हमारे एक सहयोगी दल जिसका नाम है केंद्रीय चुनाव आयोग पार्टी, आयोग के आगे पार्टी और जोड़ दीजिए उसमें, उसके बचाव में उतरो, सब लोग उतर पड़ेंगे, आयोग पर कोई असर नहीं होगा। जी चलिए सर, आपने समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।